को जैसे हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं आरसीएम, आरसीएम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। सेम टाइप का यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का तरीका है। यहाँ पे मास मोमेंट था, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेट मोमेंट। वेट मोमेंट मतलब m1g1r1 प्लस m2g2r2 प्लस m3g3r3 डिवाइडेड बाई m1g1 प्लस m2g2 प्लस m3g3। तो ये देगा हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन। ऐसे हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन। ये जो है n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं इस, मान लो हिमालय माउंटेन है, इस हिमालय माउंटेन में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करने के लिए कहीं पे होगा और वहां से सबके लिए m1g1r1 m2g2r3 m3g3r3 कर दिया और डिवाइड। अब g की वैल्यू अगर सेम होगी, देखो यहाँ पे g1 g2 g3 g4 अगर सारी वैल्यू सेम होती हैं तो ये कॉमन हो जाएगा, g कॉमन होगा, ऊपर से भी कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। यस सर, यस सर। समझ रहे हो बात को कि इफ g यस इज यूनिफॉर्म देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम पॉइंट। जैसे कि हमारे केस में होता है, ऐसे थोड़ी कोई ब्लॉक टेबल पे है तो वो तो टेबल तो 2-4 मीटर का होगा, या कोई फर्स्ट फ्लोर पे भी चला जाएगा तो 10 मीटर चला जाएगा, 20 मीटर चला जाएगा। ऐसे थोड़ी कि वो हिमालय पे चढ़ गया है, सेंटर ऑफ मास बताओ। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा हिमालय माउंटेन का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ डिफरेंट पॉइंट। हिमालय के लिए अगर बोला जाएगा कोई लार्ज माउंटेन है तो माउंटेन का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर डिफरेंट पॉइंट्स। बट स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके लिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम पॉइंट। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड्स, फॉल्स। समझ रहे हो? यस, यस सर। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज ऑलवेज कोइंसाइड्स, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड्स, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। दूसरा एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, दिया हुआ है कि कपल जो है, कपल क्रिएट्स ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ऐसा कुछ है। तो कपल वाला फोर्स क्या होता है भाई? कपल जो है कभी ट्रांसलेशनल फोर्स जनरेट करेगा? कपल नो सर। इक्वल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है ना, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स यस सर। इसमें रोटेशन ऑन अ सिस्टम। तो इस रोटेशन। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा। तो कपल जो है ओनली रोटेशनल टाइप का मोशन जनरेट करेगा, यस सर, यस। ओनली रोटेशनल, वो ट्रांसलेशनल नहीं जनरेट करेगा। तो शायद 1 और 3 जो फॉल्स है और 2 कुछ था, 2 पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट था। 2 जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो 2 4 जो है उसमें से ट्रू हो जाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। अच्छा, कपल ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल। तो 3 तो श्योर शॉट फॉल्स है और 1 फॉल्स है, तो 1 एंड 3 फॉल्स है। तो उसके हिसाब से अपने पास डी ऑप्शन बचा केवल। सर, हाँ, सर आंसर दिया है कि सर कोई भी फॉल्स नहीं है सर, ट्रू नहीं है सर। हाँ वैसे तो कोई भी ट्रू नहीं है, क्योंकि जो 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 थर्ड स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। तो ये तो तभी होगा जब कोइंसाइड करेगा। ये तो तभी होगा ना कि सेंटर यस ऑफ सर, मास हाँ। ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज जीरो। वो पॉइंट तभी होगा जब दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो वो तो ऑलवेज ट्रू नहीं है। बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट वाइज जाएंगे तो अपने पास जो है डी ऑप्शन बचता है। ठीक है, ओके क्योंकि सर। 1 एंड 3 तो इनकरेक्ट ही है। बट अब उसमें से बचा केवल डी में जो 2 और 4 है, तो अगर एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा तो 4 के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम होंगे, जीरो होंगे जहाँ पे कोइंसाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो
ग्रेविटेशन हो गया भाई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लूइड। जो भी है कुछ तो स्टार्ट कर दें। तो ग्रेविटेशन को कंसोलिडेट कर लोगे, कुछ डाउट होगा तो पूछोगे। फ्लूइड्स, फ्लूइड्स जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फ्लूइड का मतलब है, जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी में, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बट फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस बोथ। फ्लूइड अगर बोलेंगे तो उसमें गैस भी इंक्लूड होता है और लिक्विड भी इंक्लूड होता है। तो लिक्विड एंड गैस दोनों ही होता है फ्लूइड का मतलब। बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड तक रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। गैस के लिए अलग है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहाँ पे गैस के बिहेवियर को देखेंगे। तो व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स हैज टेंडेंसी टू फ्लो। पहले इसको सुनना है, समझना है, फिर डाउट पूछना है। पहले पूरा सुन लेना है। फ्लूइड्स हैज टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो because they cannot hold shear stress। फ्लूइड्स जो हैं वो shear स्ट्रेस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें तो कई सारी चीजें हैं कि shear स्ट्रेस क्या होता है। shear स्ट्रेस वो सारी चीजें भी बताता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुरंत जो है कूदना नहीं है, सुन लेना है पहले पेशेंस के साथ। टेंजेंशियल स्ट्रेस भी हम बोलते हैं इसको, shear स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कि ये कोई लिक्विड है और मान लिया कि कोई बड़ा सा टैंक है और उस टैंक में एक यहाँ पे प्लैंक है, वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक जो है इसके सरफेस पे प्लेस्ड है। तो वुडन प्लैंक प्लेस्ड है, अगर हम मान लो कि फोर्स अप्लाई करते हैं प्लैंक पे, प्लैंक पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब हम किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस चीज को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और परपेंडिकुलर फोर्स। और अगर हम यही फोर्स सरफेस के पैरेलल अप्लाई करते हैं, ठीक है, सरफेस के पैरेलल अप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। शियर मतलब होता है टेंजेंशियल। ऐसे जैसे मान लो तुम्हें ऐसे कोई कान को ऐसे खींच रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और बिल्कुल एकदम पैरेलल टू फेस अगर खींच रहा है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का मतलब फोर्स पैरेलल और नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो अब इसमें जो लिक्विड्स होते हैं, वो लिक्विड अगर मान लो कि लिक्विड है, हम परपेंडिकुलर ऐसे प्लैंक से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो लिक्विड कुछ इसका रेजिस्टेंस डेवलप करता है। मतलब ये एक्सटर्नल अप्लाई किया तो ये जो है एफ इंटरनल जनरेट होगा, लिक्विड अपोज करेगा उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत टच किया और वो फ्लो कर गया। जैसे सॉलिड है, सॉलिड पे तुम कैसे भी फोर्स अप्लाई कर लो वो रजिस्ट करता है, वो अपने शेप एंड साइज को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ये चेयर है मान लो, कुछ भी है उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, अगर नॉर्मल अप्लाई करेंगे तो तुरंत डिफॉर्म थोड़ी होगा, इमीडिएट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रजिस्ट करेगा, तो कुछ देर तक तो वो होल्ड कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि सॉलिड्स हैव, सॉलिड्स कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। मतलब सॉलिड के सरफेस के परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई करें या पैरेलल फोर्स अप्लाई करें, वो दोनों होल्ड कर सकता है। सॉलिड्स कैन रेजिस्ट अप टू सम एक्सटेंट। बट लिक्विड क्या करते हैं? लिक्विड अगर हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे तब तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन अगर हम पैरेलल फोर्स अप्लाई करेंगे तो पैरेलल का वो कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं आता है। इसीलिए अगर पैरेलल है, हल्का सा भी हम टच करेंगे वो फ्लो कर जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मली हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, ये प्लैंक नहीं मूव करेगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो रेजिस्ट करता है। समझे?
अब बताओ, समझ पाए कुछ? सर जितना सरफेस में एफ इंटरनल होगा उतना नीचे भी उतना ही एफ इंटरनल होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम है अगर, तो इस केस में दोनों बराबर होगा। ज्यादा हो जाएगा तो प्लैंक नीचे चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो प्लैंक नीचे जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं कि भाई कुछ होल्ड कर पा रहा है या नहीं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड होल्ड कर लेगा, लिक्विड होल्ड नहीं कर पाएगा। यस सर। और कोई डाउट बोलो। नो सर, सर ये सिर्फ टेंजेंशियल स्ट्रेस के रिलेटेड, नॉट पैरेलल। पैरेलल मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस, पैरेलल स्ट्रेस एक ही चीज है, शेयर स्ट्रेस एक ही चीज है। ठीक है when सर। when force is parallel to the surface, tangential to the surface, that is called shear stress। उसका जो नाम है हम लिखेंगे shear stress। shear stress का मतलब है whenever force is parallel to the surface। अगर ये कोई सॉलिड है, सॉलिड पे हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें या ऐसे फोर्स अप्लाई करें, सॉलिड कैन होल्ड बोथ टाइप ऑफ स्ट्रेस, but liquid can hold only normal type of stress, not shear stress। that's why they have tendency to flow। तो आएगा कि why fluids flow, तो लिखोगे they cannot hold shear stress। ठीक है, सर और एक बार बता दीजिए क्या अभी बोले शेयर स्ट्रेस और shear stress जो और ये shear stress सरफेस के पैरेलल नहीं जो सर, फोर्स जो है। होल्ड नहीं कर सकते वो वाला पॉइंट और एक बार। हाँ, fluids has tendency to flow because they cannot hold shear stress। ये लिखना है कि why fluids flow, तो उसका आंसर हो जाएगा they cannot hold shear stress। ठीक है, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड इंक्लूड्स, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड इंक्लूड्स, फ्लूइड इंक्लूड्स लिक्विड एंड गैस बोथ, लिक्विड एंड गैस बोथ। फ्लूइड का मतलब ये होता है। और ये हम बोल सकते हैं फ्लूइड इज एट रेस्ट इन फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स नेट फोर्स F net on the surface of liquid is perpendicular to the surface। मतलब ये इसी चीज का दूसरा रीस्टेटमेंट है। इन द स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स केस, फ्लूइड रेस्ट में है अगर, तो नेट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड अगर होगा, जो भी होगा, दैट नेट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहने का मतलब क्या है, मतलब देखो ऐसे एग्जांपल से समझो कि भाई जैसे मान लो कि दिया हुआ है कि ऐसा कुछ है फ्लूइड, ऐसे मान लो हमने इसमें कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है। अब कोई एक वाटर का, लिक्विड का एलिमेंट कंसीडर करो, इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, mg है। ठीक है, mg है, तो ये mg किस डायरेक्शन में है, मतलब भाई इस लिक्विड के एलिमेंट पे यही फोर्स है, यही नेट फोर्स है। तो ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मान लो तुमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया इस कंटेनर को। तो इस कंटेनर को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, तो अब ये ऐसा हो जाएगा, इसका सरफेस ऐसा है, और ये अभी फ्लूइड का है। फ्लूइड के एलिमेंट पे जो नेट फोर्स ऐड कर रहा है mg, इस mg के दो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस एंड पैरेलल टू द फ्री सरफेस। तो अब फ्लूइड बेचारा पैरेलल को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, जैसे ही पैरेलल आएगा वो फ्लो कर जाएगा। तो तुरंत क्या होगा, ये फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक फ्लो करेगा जब तक कि नेट फोर्स फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जाए। सर आपने रीजन क्या बताया था वो ऐसा होने के लिए? क्या? शेयर, लिक्विड, लिक्विड जो है, अगर हम इसको टिल्ट करते हैं, अगर फोर्स आता है, लिक्विड पैरेलल कंपोनेंट को झेल ही नहीं सकता। अगर पैरेलल कंपोनेंट आएगा तो लिक्विड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक वो फ्लो चलता रहेगा, वो तब तक फ्लो चलता रहेगा कि फोर्स, नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो जाए।
तो अगर हम कंटेनर को टिल्ट करते हैं तो टिल्ट करने से क्या होगा, ये जो है फ्लो करेगा। तो फ्लो करेगा, फ्लो करने का मतलब है कि जो mg है उस mg के परपेंडिकुलर में अपने सरफेस को वो तुरंत अरेंज कर लेगा हमेशा। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो वही पॉइंट में बोला, इन स्टैटिक कंडीशन नेट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस और सरफेस। नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस इन स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। बस ये छोटे से पॉइंट हैं, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि हमारे कि कभी भी कोई भी अगर लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में होगा तो जैसा भी सरफेस होगा वो हमेशा अपने सरफेस को ऐसे ओरिएंट करेगा कि नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस, ऑलवेज, हमेशा फ्री सरफेस। नेट फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो वो अपने सरफेस को ऐसे ऐसे चेंज करता रहेगा। अब यही कंटेनर को, इसी को अगर हम एक्सलेट कर लेंगे तो इसका फ्री सरफेस टिल्ट हो जाएगा। क्यों? वही नेट फोर्स परपेंडिकुलर करने के लिए। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये डिफाइन किया कि व्हाट इज फ्लूइड। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, 3 की पॉइंट्स। Fluid has tendency to flow because it cannot hold shear stress. Net force is always perpendicular to the free surface or surface of liquid, and fluid includes liquid and gas both. ये 3 की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर। आज इतना ही रखते हैं और अपने